नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिलॉजी एजुकेशन पे। हम डिस्कस कर रहे थे एडिटोरिया इस करंट अफेयर बुक को। इसके सेट पेपर के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। ये होगा इसका प्रैक्टिस सेट 3, जिसे मैंने न्यूज़पेपर और इमेज के थ्रू प्रिपेयर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। किस स्टेट के पुलिस ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन मर्यादा ताकि मेंटेन किया जा सके क्लीननेस? जो पिल्ग्रिमेज होते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे, यानी जो तीर्थ यात्री होते हैं, वहाँ पर क्लीननेस बने रहे, सफाई बने रहे, तो इसके लिए एक ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। और ये जो ऑपरेशन मर्यादा है, इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो ये करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑपरेशन मर्यादा जो है चलाया गया था, जिसमें कई सारे अरेस्ट भी हुए थे जो वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं ऐसे तीर्थ स्थल पे। तो वहाँ पे कई लोगों को उत्तराखंड पुलिस द्वारा अरेस्ट भी किया गया। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इन्होंने वायलेशन किया था क्लीननेस को, क्योंकि ये सारे के सारे तीर्थ यात्री जो होते हैं वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, ये टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, तो इसको ये गंदा करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये हुक्का पी रहा है। तो इस तरह की चीजें जो हुई हैं, इसके लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। 5 मई 2023 को नीरज चोपड़ा जी ने एक जॉवेलिन थ्रो किया था 88.67 मीटर का, और इसी के साथ उन्होंने जीता डायमंड लीग। तो ये कहाँ पर हुआ था पूरा पूरा टूर्नामेंट? तो ये हुआ था दोहा में। तो दोहा में ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें इन्होंने 88.67 मीटर के थ्रो के साथ इन्होंने पहला पोजीशन हासिल किया, और इसी के साथ इन्होंने डायमंड लीग 2023 इसको जीत लिया था। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे NMIS 21-22 के अनुसार एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO, इन्होंने कोलैबोरेट होकर एक रिपोर्ट पब्लिश की, मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। तो ये भारत का कौन सा राज्य है? तो ये है कर्नाटका। कर्नाटका जो है इसमें टॉप किया है मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन में NMIS 21-22 के सर्वे के अनुसार। और ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन किस किस का था? DST और UNIDO का। भारत की रैंकिंग क्या रही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में, जो कि रिलीज की जाती है इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा? तो भारत की रैंकिंग गिरावट आई है। इसकी गिरावट के साथ ही भारत की रैंकिंग रही है 161, जो कि पिछले साल 150 थी 180 कंट्रीज में। और अब की बार भारत का स्कोर कितना रहा है? 36.62। और इसमें ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसका इस्तेमाल करती है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके जो है ये रैंकिंग पब्लिश की जाती है। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल और सिक्योरिटी, ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिसका इस्तेमाल से ये रैंकिंग, ये स्कोर दिया जाता है और ये रैंकिंग पब्लिश की जाती है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन रहा है? नॉर्वे। नॉर्वे की रैंकिंग 1 रही, जिसका टॉप स्कोर था 95.18। दूसरे नंबर पे आयरलैंड, तीसरे पे डेनमार्क और चौथे पे स्वीडन। और ये 2002 से जो है रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और ये देखती है कि किसी भी कंट्री में प्रेस फ्रीडम किस तरह से है, जर्नलिस्ट को कितना फ्रीडम दिया जाता है, और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किस तरह से किया जा रहा है, कितनी फ्रीडम है वहाँ के लोगों को, नेटिजन्स को। तो इस तरह की असेसमेंट करके ये रैंकिंग पब्लिश की जाती है। डिंग लिरेन ये बन चुके हैं पहले मेल वर्ल्ड चेस चैंपियन। इन्होंने डिफीट किया था रशिया के इयान नेपोमिनियाची को। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं डिंग लिरेन? तो ये बिलोंग करते हैं चाइना से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने फाइनल में रशिया के इयान नेपोमिनियाची को हराकर ये खिताब हासिल किया था। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के रिगार्डिंग ये कुछ स्टेटमेंट्स है, इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन मई 2023, मई 2023 में ये जो मीटिंग है काउंसिल्स की, फॉरेन मिनिस्टर्स की, ये हुई थी गोवा में, और इसकी चेयरमैनशिप किसने की? भारत ने की। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, इसका थीम क्या था? SCO 2023 का सिक्योर SCO, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये इससे रिलेटेड थीम है, ये देखिए सिक्योर SCO। और तीसरा है ये 22nd समिट है, ये हेड्स ऑफ द स्टेट SCO काउंसिल का, ये वर्चुअली हुआ था 4 जुलाई 2023 को, और चेयर किसने किया था इसे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ये चेयर कर रहे हैं वर्चुअली, और ये SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट हैं।
कौन बन चुके हैं पहले इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल मेंस डबल इवेंट में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 जो कि दुबई में हुआ था? तो ये है सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किस कंट्री ने होस्ट किया पहला एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023? तो ये होस्ट किया गया था सिंगापुर के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये पूरा एक्सरसाइज जो है ये 2 मई से 8 मई 2023 के बीच में चला था। किस वर्ष से भारत जो है पार्टिसिपेट करेगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनाया गया कार्बन ऑफसेटिंग और रिडक्शन स्कीम? ये एक स्कीम है जिसमें कार्बन ऑफसेट किया जाएगा और रिडक्शन स्कीम है ये, जिसमें इंटरनेशनल एविएशन कॉर्सिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पायरेशनल गोल्स हैं जो कि अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन MOCA के द्वारा। तो ये भारत जो है इसमें ज्वाइन करेगा 2027 से। तो इंडिया जो है ज्वाइन करेगा इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन जो कि सिविल एविएशन पे बेस्ड है 2027 से। DRDO और इंडियन नेवी के द्वारा पहला सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया गया ADC 150 का 1L30SD एयरक्राफ्ट के द्वारा 27 अप्रैल 2023 से। ये किस कोस्ट पे किया गया था? तो ये कोस्ट था गोवा। तो गोवा में ये सक्सेसफुली ये जो मेडन टेस्ट ट्रायल थे वो किया गया था ADC 150 का। किसके द्वारा? 1L30SD एयरक्राफ्ट के द्वारा। तो इसका इस्तेमाल में ला गया था। ये है वो पूरा टेस्ट जो जिसकी टेस्टिंग की गई थी जिसका नाम रखा गया है ADC 150। ये गोवा कोस्ट पे किया गया था पूरा ये सक्सेसफुल ट्रायल। भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जोगी घोपा, ये भारत माला प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है असम में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कमिंग एट जोजी घोपा असम। तो इस तरह का ये पूरा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है असम में। भारत ने लॉन्च किया था ऑपरेशन करुणा ताकि एक सपोर्ट दिया जा सके लोगों को जो कि अफेक्ट हुए थे साइक्लोन मोचा से। तो ये किस देश में चलाया गया था? तो ये म्यांमार में ये जो साइक्लोन आई थी वहां पर ये पूरा ऑपरेशन करुणा जो है चलाया गया था। ये लॉन्च किया गया था म्यांमार में क्योंकि वहां पे एक साइक्लोन आया था मोचा जिससे काफी लोग प्रभावित हुए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन करुणा। कौन बने हैं पहले क्रिकेटर IPL हिस्ट्री में जो इन्होंने स्कोर किया है 7000 IPL रन्स? तो ये है विराट कोहली। तो विराट कोहली बन चुके हैं पहले प्लेयर RCB की तरफ से जिन्होंने 7000 रन कंप्लीट किए हैं। किस स्टेट के मिर्चा राइस को मिला है GI टैग? तो ये है बिहार। तो बिहार के फेमस मिर्चा राइस को जो है ये GI टैग मिला है। और ये कहाँ पाया जाता है? वेस्ट चंपारण में ये खासकर पाया जाता है मिर्चा राइस, जिसे अभी हाल ही में GI टैग मिल चुका है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया है कंट्री का पहला रीसेटलमेंट कॉलोनी उन लोगों के लिए जो कि डिस्प्लेस हो गए थे कोस्टल इरोजन की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ये पूरा सेटअप लाया गया है पहला रीसेटलमेंट कॉलोनी। और ओडिशा गवर्नमेंट जो है भारत का पहला रीसेटलमेंट कॉलोनी बनाएगी जो भी लोग अफेक्ट हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये जो है ये स्टार्ट कहाँ से किया गया है? बागपटिया। तो बागपटिया नाम की जगह है। तो वहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे क्लाइमेट चेंज की वजह से या वहाँ पे बाढ़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है तो वहाँ से उनके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो रीसेटलमेंट कॉलोनी है ये बसाई जाएगी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें बताना है करेक्टली मैच करना है जो रिसेंट डेथ हुए हैं। तो डॉक्टर N गोपाल कृष्णन साइंटिस्ट थे। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये है डॉक्टर N गोपाल कृष्णन जिनको ट्रिब्यूट दिया था PM नरेंद्र मोदी ने भी। प्रकाश सिंह बादल ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इनकी 95 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। और कर्नाकुडी आर मनी ये मैरी डेंगम आर्टिस्ट थे। तो ये है लेजेंडरी मास्ट्रो कैरीकुरी मानी जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। तो सारे ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड हैं तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी हमें रीसेंट अपॉइंटमेंट्स को मैच करना है। अनंत महेश्वरी जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं नैसकॉम के। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रेसिडेंट अनंत महेश्वरी। ये नैसकॉम के चेयरपर्सन बने हैं 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए।
मोहम्मद शहाबुद्दीन ये प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। तो ये है मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं, 22वें प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के, ये 22nd। और सेंटिगो पेना ये प्रेसिडेंट बने हैं पेरुगुवे के। तो ये है सेंटिगो पेना, जो कि प्रेसिडेंट बने हैं अभी हाल ही में। तो सारे करेक्टली मैच हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शंस में से किन्हें मिला है पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? तो ये दिया गया है जयंत नरिलकर को। तो जयंत वी नरिलकर जो है, इन्हें अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू 49th G7 समिट? तो ये जो कॉन्फ्रेंस था वो हुआ था 19 से 21 मई 2023 के बीच में हिरोशिमा में। तो ये करेक्ट हो जाएगा। इस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया था स्टैच्यू महात्मा गांधी की जापान में। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। ये देखिए, अनवील किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अनवील कर रहे हैं महात्मा गांधी की इस स्टैच्यू को हिरोशिमा जापान में। तो करेक्ट हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। और द प्राइम मिनिस्टर जो है, इन्होंने 10 पॉइंट्स एक्शन रखे थे प्लान कॉन्फ्रेंस में। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। और G7 जो पूरा ये समिट था, ये हुआ था 19 मई से 21 मई के बीच में, जिसमें कई वेरियस इश्यूज पे बात हुई ग्लोबल इंपॉर्टेंस को देखते हुए। जैसे यूक्रेन वॉर काफी दिनों से चल रहा है, एआई को लेके बात हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, इकोनॉमी, मिलिट्री रिलेशंस, काफी मुद्दों पर इसमें बात हुई थी। ये हिरोशिमा समिट था 2023 का। हाल ही में किन्हें ऑनर मिला है 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023? तो ये दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट भारत ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया इसका पहला मेडन फ्लाइट स्पेन में। तो इसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। इन सितंबर 2021 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट विथ एयरबस डिफेंस एंड स्पेस फोर्स 56 C-29 एयरक्राफ्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 16 C-295 विल बी परचेज्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो 16 C-295 जो है इसको परचेज किया गया था मैन्युफैक्चरर से। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और जो रिमेनिंग 40 एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये डील देखिए 40 + 16 यानी 56 एयरक्राफ्ट की पूरी ये डील थी। तो जो 40 एयरक्राफ्ट बचे वो मैन्युफैक्चर और असेंबल किया जाएगा भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स TASL के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो किस कंट्री में पहला 3 पेरेंट्स चाइल्ड बॉर्न हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल डोनर ट्रीटमेंट मेथड के द्वारा? तो ये बॉर्न हुआ है ब्रिटेन में। इस बेबी के 3 पेरेंट्स हैं। अक्सर होता क्या है कि किसी भी बच्चे के 2 पेरेंट्स होते हैं, लेकिन इसके 3 पेरेंट्स है। इसमें 3 लोगों का डीएनए जो है पहली बार यूज किया गया है यूके में। और इसमें जो डीएनए है ये 2 पेरेंट्स से लिया गया और 0.1% फ्रॉम द थर्ड, यानी 0.1% जो है ये केवल तीसरे पर्सन से लिया गया था डोनर वोमेन से। तो 99.99% जो डीएनए है वो माँ बाप के ही थे, बस 0.1% जो है वो थर्ड जो डोनर वुमन होगी उससे लिया गया था। और ये एक टेक्निक है, एक पायनियरिंग टेक्निक इसे माना जा रहा है, ताकि जो प्रिवेंट किया जा सके बच्चे को, जिससे जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होते हैं उससे उसका बचाव हो सकेगा। किसने रिप्रेजेंट किया था भारत की तरफ से जब पूरा ये सेरेमनी हो रहा था, कोरोनेशन सेरेमनी, ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स III का और क्वीन कैमिला का लंदन में? तो भारत की तरफ से जगदीप धनकर जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था भारत का। तो जगदीप धनकर जो है इस पूरे कोरोनेशन सेरेमनी में पहुंचे थे भारत की तरफ से। कौन सा पहला स्टेट बना है कंट्री का जिसने लॉन्च किया है रोबोटिक्स फ्रेमवर्क, जो कि प्रोवाइड करेगा रोड मैप टू प्रमोट रोबोटिक्स इकोसिस्टम इन स्टेट? तो इसे रोबोटिक इकोसिस्टम बनाया जा सकेगा। और ये तेलंगाना राज्य ने इसे पहली बार भारत में रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। तो इस तरह के रोबोट जो हैं ये बनाए जाएंगे अब। तो ये तेलंगाना राज्य में हुआ है। नीति ट्राइब जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है? काफी ज्यादा डिस्कशन में थी रिसेंटली। तो ये मणिपुर से बिलोंग करती है और काफी ज्यादा वायलेंस भी देखे गए हैं हाल ही में वहां पर। तो मैती कम्युनिटी जो है ये
मणिपुर से बिलोंग करती है। काफी ज्यादा डोमिनेंट पॉपुलेशन है मणिपुर में इनकी। और ये जो इनहेबिटेड है इंटायरली पीपल जो है ये हिल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, नागा और मिजो से। तो काफी ज्यादा कुकीज और मिजो के बीच में काफी ज्यादा झड़प हुई है बीच में, और काफी ज्यादा वायलेंस देखे जा रहे थे। तो ये मीती लोग हैं जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं। 4 मई 2023 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है नित्यानंद राय, इन्होंने इनॉग्रेट किया था दाउकी लैंड पोर्ट को। ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है मेघालय में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और डाउकी लैंड पोर्ट मेघालय इनॉग्रेटेड यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय, ये इनके द्वारा जो है इस पोर्ट को जो है इनॉग्रेट किया गया था। भारत के किस राज्य के द्वारा पहली बार इशू किया गया है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि बेस्ड होगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पे? तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया है। इस न्यूज को हमने ऑलरेडी कवर भी किया था कि केरला ने इस तरह से अपने पूरे इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को तैयार किया है। पुलिंजर प्राइज 2023 के रेफरेंस में ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसमें हमें बताना कौन से करेक्ट हैं। द एसोसिएटेड प्रेस, इन्होंने जीता है 2023 का पुलिंजर प्राइज जर्नलिज्म एंड पब्लिक सर्विस कैटेगरी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। डेमन कूपर हेड, बारबरा किंग्सोलवर्ग, हार्पर एंड ट्रस्ट, हर्नल डियाज, रिवर हेड बुक्स, इन्होंने 2023 का जो पुलिंजर प्राइज है बुक्स, ड्रामा और म्यूजिक की कैटेगरी में जीता है, फिक्शन कैटेगरी में। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उन्होंने जीता है अवार्ड इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फॉर इट्स कवरेज ऑफ द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, तो इन्होंने इस पे पूरा एक रिपोर्ट तैयार किया था न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन पे। तो इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के कवरेज करने के लिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं पुलिंजर प्राइज के बिहाफ पे। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। भारत के किस राज्य ने पहली बार जो पैदल से चलने वाले यात्री होते हैं पेडिस्ट्रियंस, उनके लिए बनाया है राइट टू वॉक? तो ये है पंजाब राज्य। इसको हमने ऑलरेडी कवर भी किया था, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया है। पंजाब राइट टू वॉक फॉर आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो इसमें कुछ पाथ्स बनाए जाएंगे, साइकिल ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे हर जगह, ताकि लोगों को तकलीफ का सामना न करना पड़े यातायात का। कंट्री के पहले पोर्ट टैक्सी के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। जो कंट्री का पहला पोर्ट टैक्सी है ये चलेगा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। जो पोर्ट टैक्सी है वो रन करेगा नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक, तो ये भी करेक्ट है। पोर्ट टैक्सी जो है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें ड्राइवर नहीं है, ये रन करेगा विदाउट अ ड्राइवर, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो तीनों करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। और इस तरह का इसका डिजाइन है पोर्ट टैक्सी का, तो ये इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। और ये जो है पहली बार नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक चलेगा। इनमें से कौन बनी है पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर गुची की? तो ये बनी है आलिया भट्ट। तो गुची ने अनाउंस किया था आलिया भट्ट को एज अ ग्लोबल एम्बेसडर। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऑर्गेनाइज किया था भारत का पहला माइनिंग स्टार्टअप समिट, तो ये कहां पर किया गया था? इसने कोलैबोरेट किया था आईआईटी बॉम्बे के साथ 29 मई को, तो ये करेक्ट हो जाएगा मुंबई। तो ये मुंबई में पूरा कोलैबोरेशन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ये एक समिट हुई थी माइनिंग स्टार्टअप समिट मुंबई में। तो भारत का पहला एयरपोर्ट जो प्रोवाइड करेगी फ्री रीडिंग लॉज, तो ये प्रोवाइड किया जाएगा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनारस में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस न्यूज को हमने पहले भी कवर किया था कि यहाँ पर फ्री रीडिंग लॉज बनाए जा रहे हैं, और जहाँ पर हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश और ट्रेडिशनल हिस्ट्री, इंडियाज कल्चर, वेरियस बुक्स पढ़ने को मिल जाएंगे फ्री में। तो ये पहली बार लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनारस में बनाया गया है। किसने भी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो लॉन्च करेगी वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन हेवन 1 के नाम से अगस्त 2025 तक? तो ये है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि ये लॉन्च करेगी पहला प्राइवेट स्टेशन स्पेस एक्स रॉकेट 2025 तक। इनमें से कौन सा शहर है जो कि पहली सिटी बनी है जो कि अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बिहाफ पे?
तो ये है भोपाल, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस न्यूज़ को भी हमने कवर किया था कि भोपाल पहली ऐसी सिटी बनी है जो कि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू मेजर करेगी अपने डेवलपमेंट को। तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो इसमें 17 इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्टिव्स है जिसको अचीव किया जाएगा, और इसके थ्रू एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लोगों के लिए। तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्थापित की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसका फाउंडेशन रखा गया था 2015 में। तो भोपाल पहली सिटी बनी है जो कि मेजर करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को। कौन सा मेडल जीता है प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में रिसेंटली? तो इन्होंने वहां पे गोल्ड जीता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में प्रमोद भगत ने पहला बैडमिंटन गोल्ड भारत के लिए जीता। यह है प्रमोद भगत जी जिन्होंने ये कारनामा किया है, पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है। किस टीम ने रिसेंटली जो स्पेनिश फुटबॉल लीग हुआ था ला लीगा 2022-23 का टाइटल जीता? तो ये है बार्सिलोना। और जो लियान मेसी है ये इसी टीम से खेलते हैं, तो इन्होंने ला लीगा टाइटल जो है 2022-23 का जीत लिया है बार्सिलोना ने। किस स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली सक्सेस पाई है जिन्होंने ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया है जो इस सिमुलेटेड सॉइल होते हैं, मून की सतह के जो सॉइल है वहां के एटमॉस्फेयर से इन्होंने, जो पूरा वैक्यूम ही है यहाँ पे, पूरा वैक्यूम पाया जाता है मून के सरफेस से, तो वहां से इन्होंने ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये है नासा ने एक्सट्रैक्ट किया है ऑक्सीजन को लूनार सॉइल, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है कि मून पे रहना संभव हो जाएगा, क्योंकि अगर मून पे ऑक्सीजन है तो वहां पे जीवन संभव हो जाएगा। तो ये जो पूरा कारनामा है, ये जो पूरी सक्सेस है, ये किया है नासा ने। किस मेट्रो स्टेशन को दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023, जो कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था? तो ये चेन्नई मेट्रो को ये अवार्ड दिया गया है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। कौन अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के? तो ए.के. मोहंती जी को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन के रूप में, और ये पहले बार्क के डायरेक्टर थे। छठा इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस IOC मई 12-13-2023 में कहाँ हुआ था? तो ये ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, एक कंपेंडियम 2023? ये किसके साथ एसोसिएट होके? नीति आयोग के साथ एसोसिएट होके। तो नीति आयोग के साथ एसोसिएट होके ये रिलीज जो किया था रिपोर्ट, ये किया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये 75 साल जो हुए हैं भारत के स्वतंत्रता के 75 साल के याद में इस पूरे रिपोर्ट को जो है रिलीज किया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम प्लस नीति आयोग के द्वारा। किस डिपार्टमेंट को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है विवाद से विश्वास, जिससे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोग होते हैं कोविड-19 पीरियड में उनको रिलीफ दिया जा सके? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा जो है ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है विवाद से विश्वास। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया MSME लोगों के लिए, ताकि कोविड-19 के दौरान कई सारे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो निर्मला सीतारमन जी ने इस यूनियन बजट 23-24 में जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का फैसला किया था, विवाद से विश्वास स्कीम, और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है इसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है ये प्रोग्राम। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा 23-24 में क्रॉप ईयर का एक टारगेट रखा गया है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के लिए। तो कितना रखा गया है? ये 332 मिलियन टन का टारगेट रखा गया। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये एक तरह से रिकॉर्ड होगा, अगर इसको इंडिया अचीव कर लेती है 332 मिलियन टन के टारगेट को, इतना अगर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होगा तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। तो अब की बार के फाइनेंशियल ईयर में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ये टारगेट रखा गया है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अप्रूव किया गया चीफ मिनिस्टर्स स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके अपना करियर बनाने में अब्रॉड में भी? तो
ये जो पूरा स्कीम है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उत्तराखंड कैबिनेट ने अप्रूव किया था सीएम स्किल्स अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो इसमें बच्चों की स्किल को जो है अपग्रेड किया जाएगा ताकि वो अब्रॉड में भी जॉब पा सके, अपनी एक करियर को बना सके वहाँ पे। तो हाल ही में किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंडम को जीता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखने के लिए? तो ये है उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान में एक रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम में लोग अपना मत जाहिर करते हैं, तो जिसे वहाँ के प्रेसिडेंट ने जीत लिया है और उज़्बेकिस्तान का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे दोबारा से लिखा जाएगा। किस कंट्री का नाम साइक्लोन मोचा, जो कि बे ऑफ बंगाल में रिसेंटली हिट किया था, उसके नाम पे रखा गया था? तो ये यमन। तो यमन का ये यमन के नाम पर इस पूरे साइक्लोन का जो है नाम रखा गया था मोचा। तो मोचा का अर्थ क्या होता है? एक यमनी पोर्ट है जिसका नाम है मोखा। तो ये पोर्ट जो है कॉफी ट्रेड के लिए काफी ज्यादा फेमस था 15 से 17वीं शताब्दी में। और यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता था कॉफी जो ग्रो होती थी एक हाई क्वांटिटी में। तो इसी के नाम पे जो है इसका नाम मोचा रखा गया। ये ड्राइव हुआ है मोखा से, एक यमनी पोर्ट है, तो ये यमन से लिया गया नाम है मोचा। और ये एक साइक्लोन था जो कि बे ऑफ बंगाल में हिट किया था। कौन सी कंट्री बन चुकी है 31st मेंबर नाटो की टर्की के अप्रूवल के बाद? तो ये बनी है फिनलैंड। तो इसे हमने कवर भी किया था कि फिनलैंड ने ज्वाइन किया है नाटो, ये 31वां सदस्य बन चुका है। और रसिया ने इसके खिलाफ काफी ज्यादा आपत्ति जताई थी, इनको थ्रेटन भी किया था, लेकिन फाइनली फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन चुका है। जो फॉर्मर कांग्रेस लीडर हैं और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रेसिडेंट गुलाम नबी आजाद की एक ऑटो बायोग्राफी आई है जिसे रिलीज किया गया था नई दिल्ली में। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आजाद। तो गुलाम नबी आजाद की ये बुक है, इनके ऑटो बायोग्राफी इन्होंने खुद ही लिखा है, जिसे लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल को और न्यू दिल्ली में। और इसमें कई सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, कई पार्टीज के इसमें शामिल हुए थे। तो इन्होंने सर्व किया था कांग्रेस को कई सालों से। अब ये इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है इस पार्टी से। तो इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है आजाद। किस पार्टी को रिसेंटली स्टेटस मिला है नेशनल पार्टी का इलेक्शन कमीशन के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को? तो यह है आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में इनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, जिसे अब नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल चुका है इलेक्शन कमीशन के द्वारा।